कल्पनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूं। खूनी दरिंदा, अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी, भाग 31। उन्होंने इधर उधर भागते हुए लोगों से इस हंगामे के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। शायद कोई इतनी भयानक घटना हो गई थी कि हर आदमी अपनी जान बचाने के लिए जिधर भी हो सके बस भागते ही जा रहा था और अंधाधुंध भाग रहा था। मेजर बलवंत और दोनों इंस्पेक्टर और सुनील शोर की दिशा में दौड़ते हुए पार्थ के वार्ड के निकट पहुंच गए। मेरा अनुमान सच निकला। मुझे पहले ही आभास हो गया था कि दुश्मन आज एक बार फिर पार्थ को मार डालने की कोशिश करेगा, और वही हुआ। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, दुश्मन ने आज रिवॉल्वर के बजाय गोले से मारने की कोशिश की। मेजर बलवंत ने तेजी से पार्थ के प्राइवेट वार्ड की ओर दौड़ते दौड़ते कहा। वे चारों दौड़ते हुए पार्थ के वार्ड के दरवाजे पर पहुंचे तो वार्ड में पुलिस के जवानों, डॉक्टरों और नर्सों तथा हॉस्पिटल के कर्मचारियों की बीच सुधीर उस पलंग के पास खड़ा था जो वार्ड के बीचों बीच बिछा हुआ था। उस पलंग पर मिट्टी तथा घास फूस से बना हुआ ठीक पार्थ की शक्ल का एक पुतला पड़ा हुआ था, जिसकी बगल, सीने तथा पेट में एक साथ 3 छुरे घोंपे गए थे। मेजर बलवंत और दोनों पुलिस इंस्पेक्टर को देखते ही, पलंग को घेरे खड़े लोग को देखते ही उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। क्या हुआ सुधीर? मेजर बलवंत ने तेजी से पलंग की ओर बढ़ते हुए पूछा। जैसे आपने हिदायत थी मैंने वैसा ही किया। मैंने वार्ड में बड़ा फालतू पलंग वार्ड की खिड़की के ठीक सामने बिछा दिया और पिछले दरवाजे से लाकर ये पुतला इस पलंग पर लिटाकर खिड़की के पट खोल दिए थे। खिड़की पर केवल पर्दा पड़ा रहने दिया। सुधीर ने बताया। मैंने नर्स को अपनी योजना बता दी थी और उसे साथ लेकर खिड़की से जरा हटकर दीवार के पास कुर्सियां डालकर जा बैठा, ताकि हत्यारे की नजरें हम लोगों पर ना पड़ सके। मेरे यहाँ पहुँचने के आधे घंटे के बाद ही हत्यारा यहाँ पहुँच गया। पुलिस के जवानों का कहना है कि वो डॉक्टर जैसा लंबा सफ़ेद कोट पहने हुआ था। उसके चेहरे पर डॉक्टर वर्मा जैसी फ्रेंच कट दाढ़ी थी। सिर के बाल भी डॉक्टर वर्मा की तरह कंधों तक झूल रहे थे। उसने वार्ड के सामने वाले बरामदे के 3-4 चक्कर लगाया और फिर वार्ड के पिछली ओर से घूमकर खिड़की के पीछे आ खड़ा हुआ। बरामदे का चक्कर लगाते समय शायद वो देख चुका था कि खिड़की के पट खुले हुए हैं और खिड़की पर केवल भारी पर्दा पड़ा हुआ है। बस उसने वहीं से पूरी ताकत से मिट्टी और घास फूस के बने पुतले के मर्म स्थानों को निशान बनाकर 3 छुरे घोंप मारे। मिट्टी गीली थी, इसलिए तीनों छुरे पुतले की कोख, पेट और सीने में धंसते चले गए। हत्यारे को पार्थ की चीख ना निकलने पर इसलिए भी शायद कोई हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि शायद उसे मालूम था कि पार्थ का नींद और बेहोशी के इंजेक्शन देकर बेसुध दिया जाता है। सुधीर ने पूरी घटना सुना दी। मेजर साहब, अभी अभी रास्ते में आपने ये कहा था कि हत्यारा इस बार पार्थ पर रिवॉल्वर से नहीं चाकू से अटैक करेगा। सचमुच उसने पार्थ की हत्या करने के लिए इस बार छुरों का प्रयोग किया है। ये बात आपको पहले से कैसे मालूम हो गई थी? इंस्पेक्टर जोनाथन ने पूछा। ये बात मैं समय आने पर बता दूंगा, मेजर बलवंत ने कहा। और इसी बात ने हत्यारे के चेहरे पर जड़ा नकाब भी हटा दिया। हत्यारा मेरे सामने है, अब मैं उसे किसी भी समय अपने शिकंजे में जकड़ सकता हूँ। मेजर बलवंत ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, फिर जैसे किसी सोच में डूब गया। वार्ड में गहरा सन्नाटा छा गया। मेरा दिल कहता है हत्यारे को आज एक बार फिर आना चाहिए, सहसा मेजर बलवंत ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो क्यों? इंस्पेक्टर तिवारी ने हैरानी भरे स्वर में कहा। हत्यारे को आज पूरा पूरा विश्वास हो गया होगा कि आज उसने अपने प्रयत्न में सफलता मिल गई है। फिर भी जब तक वो पार्थ की लाश को अपनी आंखों से नहीं देख लेगा, उसे चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए वो आज रात भी पार्थ की लाश को देखने जरूर आएगा। मेजर बलवंत ने अर्थपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा। तब तो हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे, इंस्पेक्टर तिवारी ने खुश होते हुए कहा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हत्यारा केवल हत्या करने के मामले में नाड़ी है। वैसे वो बहुत ही चतुर और चालाक है। वो डॉक्टर वर्मा के मेकअप में नहीं आएगा, इसलिए आप उसे पहचान भी नहीं सकेंगे।
मेजर बलवंत ने बोला। और इंस्पेक्टर साहब, ये भी हो सकता है कि वो मेकअप बदल कर तब तक इस भीड़ में शामिल भी हो चुका हो। भीड़ में खड़े लोग संदेह भरी नजरों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी वार्ड के बरामदे के सामने एक कार तीर की तरह आकर रुकी। सब लोग चौंक कर उस कार की ओर देखने लगे। एक वर्दीधारी ड्राइवर ने अपनी सीट से उतरकर पिछला दरवाजा खोला और जो लोग कार की पिछली सीट से उतरे उन्हें देखते ही भीड़ ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। हनुमान मंदिर के प्रधान पुजारी रामदास, उनकी पत्नी, उनका बड़ा बेटा हरिनाथ और उनकी पत्नी थी। अरे, आपने इतनी रात गए इतना कष्ट को किया? मेजर बलवंत ने आगे बढ़कर बूढ़े पुजारी रामदास को सहारा देते हुए कहा। लगभग एक सप्ताह से अन्न जल त्याग देने के कारण पुजारी रामदास बहुत ही कमजोर हो गए थे। चलते समय उनकी टांगे लड़खड़ाने लगी थी, इसलिए वो कुछ कदम ही चलने के बाद रुक जाते थे। क्या बताऊं मेजर साहब, औलाद की आग बड़ी बुरी होती है, और फिर बेटा जवान, पढ़ा लिखा, योग्य, बुद्धिमान और विवाहित हो, उसके किसी अमंगल की बात सुनकर कोई पाप भला अपने आप को कैसे रोक सकता है? उन वृद्ध पुजारी ने उखड़ी उखड़ी सांसों के साथ कहा। अभी अभी हरिनाथ ने मेरी कुटिया पर जाकर मुझे बताया कि जिस आदमी ने पार्थ को रिवॉल्वर की गोली से मारा, आज उसे छुरा फेंक कर पार्थ को मार डाला है। बस ये सुनते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इस दुखद विचार को सुनते ही मेरी पत्नी भी व्याकुल हो उठी। बिल्कुल स्वाभाविक है, मेजर बलवंत ने कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन पुजारी जी, हत्यारे को अपने उद्देश्य में आज भी असफलता का ही मुंह देखना पड़ा है। अरे, तो क्या अस्पताल की इंक्वायरी क्लार्क ने मुझे गलत सूचना दी थी? हरिनाथ एकदम बोल उठा और फिर डॉक्टर देसाई की ओर मुड़कर अप्रसन्नता भरे स्वर में बोला, डॉक्टर साहब, आप इस अस्पताल के इंचार्ज हैं। इतना बड़ा और दुखद झूठ बोलने वाले क्लर्क को एकदम नौकरी से हटा दीजिए। अगर इस दुखद समाचार को सुनकर मेरे माँ पिताजी, मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का हार्ट फेल हो जाता तो, या दुख और आश्चर्य की अधिकता से कोई अपना मानसिक संतुलन खो बैठता तो कौन जिम्मेदार होता इसका? आप ठीक कहते हैं, डॉक्टर देसाई ने उत्तर दिया, लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है इंक्वायरी क्लर्क मिस्टर पसरीचा ऐसी गलती नहीं कर सकते। फिर भी मैं जांच पड़ताल करूंगा। अगर उन्होंने ऐसी भयानक गलती की है तो इसका दंड उन्हें जरूर भोगना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, उस पर जो एक विख्यात मंदिर का प्रधान पुजारी है, धार्मिक और सामाजिक मामलों में जिसका निर्णय सर्वमान्य होता है। हरिनाथ ने क्रोध से पांव पटकते हुए चीख कर कहा। आइए पुजारी जी, मैं आपको पार्थ के पास ले चलूं। मेजर बलवंत ने हरिनाथ के क्रोध की उपेक्षा करते हुए कहा और उनका हाथ थामकर वार्ड के कोने में पड़े पार्थ के पलंग के पास ले गया। पार्थ अपने पलंग पर बिना हिले डुले चुपचाप पड़ा हुआ था। सहसा मेजर बलवंत उसकी खुली हुई आंखों को देखकर चौंक पड़ा। पार्थ की आंखें खुली हुई थी, जो वार्ड में इकट्ठी भीड़ की ओर लगी हुई थी, लेकिन उसमें एक विचित्र सा ठहराव था, जैसे पार्थ उस समय बेहोश हुआ था जिस समय उसकी आंखें खुली हुई थी। लेकिन मेजर बलवंत ने अपना आश्चर्य फौरन दबा लिया और उसका हाथ पकड़कर उसके पिता की ओर बढ़ाते हुए बोला, देख लीजिए, आपका छोटा बेटा सही सलामत है, केवल दवाओं और इंजेक्शनों के प्रभाव से बेहोश है। पुजारी रामदास ने बेटे की कलाई थाम कर उसकी नब्ज देखी और फिर इत्मीनान की सांस लेकर बोले, भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने ही 2 बार मेरे बेटे को हत्यारे के घातक आक्रमण से बचाया, आगे भी वही इसकी रक्षा करेंगे। मुझे भगवान पर पूरा पूरा भरोसा है। मेजर बलवंत के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुधीर और सुनील अगले दिन सवेरे की पहली फ्लाइट से ही अपने अपने निर्धारित स्थानों की ओर चल पड़े थे। इंस्पेक्टर तिवारी और इंस्पेक्टर जोनाथन भी सारे दिन मेजर बलवंत के निर्देश के अनुसार अपने अपने काम करने में लगे थे। शाम जो गहराती जा रही थी, मेजर बलवंत की व्यस्तता में वृद्धि होती चली जा रही थी। आज सुबह से ही सेठ रमनलाल देसाई, सेठ गुलाब राय, सेठ रूपचंद मारवाड़ी, सेठ सुगन चंद, सनराइज होटल के मालिक रतन, मैनेजर जोसेफ,
सुदर्शन की प्राइवेट सेक्रेटरी ललिता और इस केस से संबद्ध अन्य व्यक्तियों के टेलीफोन पर काफी देर तक बातें करता रहा था। हर 5-10 मिनट के बाद वो हरिनाथ को फोन करके पार्थ की पत्नी शोभना के संबंध में पूछताछ करता रहा। उसने इस केस में सभी व्यक्तियों को कड़ी हिदायत दे दी थी कि वो लोग आज के दिन और आज की रात अपने निवास स्थान से बाहर न जाए। किसी भी समय उन लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है और जो भी व्यक्ति उसके इस निर्देश की अवहेलना करेगा वो अपराधी न होते हुए भी संदिग्ध व्यक्तियों की श्रेणी में आ सकता है। अब मेजर बलवंत सारे दिन अपने ऑफिस में बैठा कॉफी और सिगार पीता रहा और इस केस की आरंभ से अंत तक की घटनाओं और उन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया और विचार लिखता रहा। उसकी मेज पर रखी ट्रे में बड़ी तेजी से अखबारों की कतरनों, पुलिस की रिपोर्ट्स, लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, हाथ पैरों के निशानों के फोटोज और उनके विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स से भरती चली जा रही थी। ऑफिस की दीवार पर लगी क्लॉक ने टन टन करके रात के 11 बजने की सूचना दी तो मेजर बलवंत ने कलम बंद करके एक और रख दी। कुर्सी से पीठ टिकाकर उसने एक लंबी अंगड़ाई ली और फिर मेज में लगा घंटी का बटन दबा दिया। कल्याणी, मैं अब जाने वाला हूं, तुम मुझे एक प्याला गरम गरम कॉफी पिला दो। मेजर बलवंत ने कल्याणी को ऑफिस के दरवाजे से कदम रखते हुए देखकर कहा। अभी लाई, कल्याणी ने कहा और तेजी से किचन की ओर चली गई। कॉफी पीने के बाद मेजर बलवंत ने ट्रे में रखे सारे कागजों को एक फाइल में कम से कम लगाया और उठ खड़ा हुआ। और जब वह पूरी तरह से लैस होकर अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने बंगले से रवाना हुआ तो रात के ठीक 12 बज रहे थे। वो रात पिछली अन्य रातों की अपेक्षा कहीं अधिक गहरी, अंधेरी और भयानक थी। पूरी गीता कॉलोनी और उसके उत्तरी छोर पर हरी भरी झाड़ियों की गोद में बना हनुमान मंदिर, किलानुमा विशाल और विस्तृत इमारत घटाटोप अंधेरे में डूबी हुई थी। इस कॉलोनी और हनुमान मंदिर में और उसके आसपास के इलाके में पिछले एक सप्ताह से जो घटनाएं हुई थी उन्होंने दूर दूर तक के इलाकों में डर और आतंक फैला दिया था। विशेष रूप से पिछले 3 रात से रात को अचानक बादलों से घिरे आकाश पर किसी बारूदी रॉकेट की रोशनी और उससे छिटके हुए रुपहले सुनहरे सितारे फैल जाते थे। कभी कभी गोलियों की आवाजें भी उतर कर खड़ी हरी भरी झाड़ियों से टकराकर गूंज उठती थी। आसपास के इलाकों के निवासी हैरान थे कि आखिर वो कौन है जो रात के समय इस तरह बारूदी रॉकेट छोड़कर अपनी मनोरंजन के नाम पर आम जनता में भय, आतंक और आश्चर्य फैला रहा है। वो लोग कौन है जो रात की खामोशी का सीना रह रह कर अपने रिवॉल्वर्स और अपनी राइफल की गोलियों से छेद डालते हैं। पुलिस के सशस्त्र जवानों की टुकड़ियां रात दिन उबड़ खाबड़ जगहों पर गश्त लगाती रहती थी, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोरी असफलता ही लगी थी और पुलिस की इस असफलता ने क्षेत्र के निवासियों के दिलों में बैठे हुए डर और आतंक को और भी बढ़ा दिया था। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में घुसकर बैठ जाते थे। लोगों ने अड़ोस पड़ोस में आना जाना और एक दूसरे का सुख दुख पूछना बंद कर दिया था। मेजर बलवंत की कार और दोनों पुलिस इंस्पेक्टर की जीप उस प्राचीन हनुमान मंदिर से अभी लगभग 4 फर्लांग दूरी थी कि उन्होंने एक तेज रोशनी वाले बारूदी रॉकेट को मंदिर की छत पर से उठकर आकाश की ओर जाते देखा। कुछ मिनटों के लिए चारों ओर छाए घटाटोप अंधेरे में हल्का सा उजाला फैल गया। मेजर बलवंत को उस हल्के से उजाले में मंदिर के बाहरी पर कोटे के पास कुछ हलचल सी दिखाई दी। उसे लगा जैसे कई साए उस रॉकेट के फटते ही तेजी से मंदिर की उत्तरी ओर बढ़ने लगे हैं। मेजर बलवंत ने अपनी कार बड़ी तेजी से मंदिर के सिंह द्वार की ओर मोड़ दी। पुलिस की दोनों जीप और उनकी कार भी पीछे पीछे उसी ओर मुड़ गई। मेजर बलवंत ने अपना कार सिंह द्वार के पास ही परकोटे के सहारे रोक दिया और तेजी से उतरकर झपटता हुआ सिंह द्वार पर पहुंच गया। उसने अपने कंधे पर बंधी थैले में से स्टेन गन निकाल ली और उसके दस्ते में सिंह द्वार की खिड़की पर इस तरह खटखट की जैसे सिंह द्वार पर तैनात सशस्त्र संतरियों को कोई सांकेतिक निर्देश दे रहा हो। इस बीच इंस्पेक्टर तिवारी और इंस्पेक्टर जोनाथन भी वहां पहुंच गए।
विशाल फाटक की भारी भरकम खिड़की का मानवाकार पट हल्की सी चरमराहट के साथ खुल गया। मेजर बलवंत अपने हाथों में स्टेन गन संभाले खिड़की पार करके अंदर पहुंच गया। कोई समाचार सार्जेंट गोखले? मेजर बलवंत ने सिंह द्वार के संतरी के वेश में खिड़की के पार खड़े सार्जेंट गोखले से पूछा। परिस्थिति और अधिक भयंकर होती चली जा रही है। अभी अभी उसके किनारे तैनात एक जवान ने सूचना दी है कि 4 साये प्रधान पुजारी रामदास को उनकी कुटिया में से जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं, सार्जेंट गोखले ने बताया। अंधेरा इतना घना था कि वो जवान ये नहीं देख पाया कि वो साई पुजारी रामदास को किस ओर ले जा रहे हैं। बाकी व्यवस्था आपके निर्देशों के अनुसार मैं सारी व्यवस्था कर चुका हूँ। धन्यवाद, मेजर बलवंत ने कहा और फिर सार्जेंट गोखले और दोनों इंस्पेक्टर को धीरे धीरे कुछ बताने लगा। फिर वे तीनों तेजी से मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद वे लोग भगवान शिव के मंदिर की अलमारी में बनी सीढ़ियों पर उतर रहे थे। ये कौन लोग हैं जिन्होंने मंदिर के वृद्ध पुजारी को अभी अभी किडनैप किया, जिसकी जानकारी सार्जेंट गोखले ने दी? कौन है वो आदमी जिसने पार्थ पर फिर से हमला किया, लेकिन इस बार चाकू से हमला किया? क्या चाहता है वो पार्थ से? क्या वाकई में वो हरिनाथ है? हरिनाथ और वृद्ध पुजारी को एकदम से इस हमले की सूचना कैसे मिल गई? क्या वो रिसेप्शन का आदमी जिसके बारे में हरिनाथ ने जिक्र किया था, वो हरिनाथ से मिला हुआ है? क्या है इस कहानी की सच्चाई? क्या है उस प्राचीन मंदिर की सच्चाई? क्यों हमेशा सारी गुत्थियां जाकर उस मंदिर की तरफ जुड़ जाती हैं? जानने के लिए जुड़े रहेगा इस कहानी के साथ अंत तक। खूनी दरिंदा, अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर। ऐसे ही पुराने और चर्चित नॉवेल्स सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल स्टोरी मिनिएक्स, जहां पर आपको मिलेंगे पुराने चर्चित नॉवेल्स, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल स्टोरी मिनिएक्स को।